गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं हम। मृदा का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने लेटराइट मृदा तक हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको वो करवाना चाहता हूँ क्लियरिफिकेशन। कल हमने इसको 1.29% कर दिया था परसेंटेज के अंदर। इसको आप सही करेक्शन कर लेना, 2.62% इसका हमको देखने को मिलता है। ठीक है, लेटराइट मृदा का जो है वो 2.62 देखने को मिलता है, जबकि लवणीय मृदा का जो है वो क्षेत्रफल है 1.29% हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी लवणीय मृदा। कल हम लवणीय मृदा की बात कर रहे थे, तो लवणीय मृदा जो हमारी है वो कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है हमने बात की थी कल, उसको हम दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो लवणीय मृदा का विस्तार की बात कर रहे हैं। जो विस्तार है, लवणीय मृदा का जो विस्तार है वो हमारे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, और एमपी राज्यों में देखने को मिलता है। तो विस्तार कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका हरियाणा हो गया और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में आपको लवणीय मृदा देखने को मिलती है। अधिक की बात करेंगे तो आपके राजस्थान, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और अगर हम कम मात्रा में, अल्प मात्रा में बात करेंगे तो हरियाणा, मध्य प्रदेश में इनको देखने को मिलती है। विगत कुछ वर्षों में, अगर हम विगत कुछ वर्षों की बात करें तो विगत कुछ वर्षों में अत्यधिक कृषि कार्य करने के कारण, जिसमें कि अत्यधिक आपके रासायनिक उत्पाद जो हैं जिनका उपयोग किया जाता है, उन उत्पादों के उपयोग के कारण आपके पंजाब और हरियाणा की जो मिट्टियां हैं वो भी लगातार लवणीय मृदा में या क्षारीय मृदा में परिवर्तित होती जा रही हैं, क्योंकि इनमें आवश्यकता से ज़्यादा, पूरे भारत में आवश्यकता से ज़्यादा इन दोनों राज्यों में रासायनिक खादों या रासायनिक उत्पादों का रासायनिक उत्पादों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए पंजाब की आधे से ज़्यादा भूमि, हरियाणा की भी अधिकतर भूमि जो है वो लगभग ऊसर, रेहर जो स्थानीय नाम है, क्षारीय हो चुकी है या लवणीय हो चुकी है। इसीलिए इन मिट्टियों को स्थानीय नाम की अगर हम बात करेंगे, स्थानीय नाम, स्थानीय नामकरण जो इनका है वो है जैसे कि क्षारीय, ऊसर, रेहर, कल्लर, ये इनके स्थानीय नाम हैं। अम्लीय मिट्टियाँ भी कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से क्षारीय हो गई आपकी, ऊसर हो गई, रेहर, कल्लर और अम्लीय इनके स्थानीय नाम है। इनका जो मुख्य नाम है वो आपको पता ही है, लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा के नाम से हम इसको जानते हैं। हमारी कुल मृदा का जो क्षेत्रफल है, भारत में जो मिट्टियाँ हैं उन मृदाओं का अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसमें से 1.29% भाग पर आपको ये लवणीय मृदा देखने को मिलती है, क्षारीय मृदा देखने को मिलती है। इस मिट्टी की अगर हम बात करें तो इस मिट्टी में जो है जैविक तत्वों की, जो जैविक तत्व होते हैं उनकी प्रचुरता न के बराबर पाई जाती है। कौन से तत्वों की? जैविक तत्व। तो जो जैविक तत्व है, जैविक तत्व, नाइट्रोजन तत्व, की प्रचुरता की कमी देखने को मिलती है, या इनमें कम मात्रा में ये देखने को मिलते हैं। न के बराबर जैविक तत्व तो न के बराबर इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो है क्षारता या क्षारीयता या लवण की मात्रा अधिक होती है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में इस प्रकार की मिट्टियों का भी क्या किया गया है? नवीनीकरण किया गया है। इस प्रकार की मिट्टियों का शुद्धिकरण किया जाए
शुद्धिकरण के पश्चात इन मिट्टियों में भी फसलों का उत्पादन वर्तमान में धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए आजकल इस प्रकार की मिट्टियों में भी हमें कृषि कार्य देखने को मिलता है। वर्तमान में इस प्रकार की मिट्टियों की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की मिट्टियों में भी हमें गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया, कपास हो गया, इस प्रकार की फसलों का उत्पादन देखने को मिलते हैं। तो फसलों के बारे में एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत बोई जाती हैं। देखिए, फसल प्रतिरूप की बात करते हैं। इसमें फसल कौन कौन सी पाई जाती है? फसल प्रारूप। वर्तमान में इन मिट्टियों का शुद्धिकरण करने के पश्चात, जिसमें कि रासायनिक खादों का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, जैविक खादों का उपयोग, जैविक खाद का उपयोग तथा वैज्ञानिक विधियों से इस प्रकार की मिट्टियों का शुद्धिकरण किया जा रहा है। और शुद्धिकरण के पश्चात इसके अंतर्गत गेहूं की फसल हो गई आपकी, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना जैसी फसलें और कुछ मात्रा में दलहन, फसलों को इसके अंतर्गत बोया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए कपास का उत्पादन देखा ही आपने गुजरात में, महाराष्ट्र में और कुछ मात्रा में हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। इसलिए आपका गुजरात महाराष्ट्र वाला जो भाग है उसमें काली मिट्टी के साथ साथ जो हमारी ये मिट्टी पाई जाती है ना, कौन सी, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा जो है, उसमें भी कपास की कृषि ये लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो हमारी अगली मिट्टी जो आती है वो आती है आपकी पीट मृदा या पीटमयी मृदा। ठीक है, जो हमारी पीट मृदा है जिसे हम पीटमयी मृदा कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी आती है पीट मृदा या पीटमयी मृदा जो हमारी है। पीटमयी मृदा, ठीक है, ये जो मृदा है वो हमेशा पानी से भरी हुई रहती है। मतलब उन्हीं क्षेत्रों में ये मृदा देखने को मिलती है जिन क्षेत्रों में पानी की मात्रा या जल की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है या देखने को मिलती है। सामान्यतः अगर हम बात करें तो इस प्रकार की जो मिट्टी है वो हमारे तटीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी? आपकी ये पीटमयी मृदा। ठीक है, जहाँ पे पानी की अधिकता होती है या जल की अधिकता होती है उन्हीं क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। इसीलिए इस मिट्टी में कौन से तत्व की अधिकता होती है? वनस्पति तत्वों की अधिकता होती है, क्योंकि जल की मात्रा है तो जल की मात्रा है तो वनस्पतियाँ उसमें आसानी से उगाती हैं, और जब वनस्पतियाँ उगाती है तो वनस्पतियों के जो अवशेष है वो भी इस मिट्टी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रतिशत की बात करें तो इस मिट्टी का जो प्रतिशत है पूरे भारत में कुल मृदा का वो है लगभग 2.17%। कितना है? 2.17% भाग इस मिट्टी का हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में ये मिट्टी जो है वो देखने को मिलती है। जो इसका विस्तार प्रारूप है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? विस्तार प्रारूप जो है
ये जो आपकी मिट्टी है पीठमयी मृदा, ठीक है, पीठ मिट्टी जो है इसका विस्तार हमें मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में या जल संपन्न क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। जैसे जल संपन्न क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है, जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कुछ मात्रा में आपका उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तथा कुछ मात्रा में केरल और कर्नाटक राज्यों में इस प्रकार की मिट्टी हमें आवश्यक रूप से देखने को मिलती है। कुछ मात्रा में ये जो मिट्टी है वो हमको गुजरात में भी देखने को मिलती है। गुजरात का जो हमारा कच्छ का जो रीजन है उधर की तरफ हम बात करेंगे, क्योंकि वो जल प्लावन क्षेत्र रहता है हमेशा। मानसून के समय वो पूरी तरीके से जल प्लावन क्षेत्र में बदल जाता है। 24 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो वो भी उधर ही आता है हमारा, जैसे कि गुजरात, ठीक है। तो ये जो सभी हमारे जो क्षेत्र राज्य हैं वो हमारे पीठमयी मृदा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस मृदा में जो है वो किस प्रकार के तत्व या जैविक तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो तत्वों की अगर हम बात करें या पदार्थों की अगर हम बात करें तो इन पदार्थों के अंतर्गत इस मिट्टी में जैविक तत्व की प्रचुरता तो देखने को मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से वनस्पति अवशेष, कौन से अवशेष? वनस्पति अवशेष अधिक देखने को मिलते हैं। लेकिन इस मिट्टी में भी उन्हीं प्रकार की जो हमारी पहले की जो मिट्टियां थी उसी प्रकार से नाइट्रोजन पदार्थों की कमी देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है ये मैंने आपको पहले की क्लास में बता ही दिया था कि हमारे भारत में जो तड़ित जहाजावत वगैरह जो बिजलियाँ वगैरह है वो कम गिरती है, जो गिरती है वो भी मानसून के समय गिरती है। और पूरे विश्व में सर्वाधिक मिट्टी में नाइट्रोजन जो तत्व है वो केवल और केवल आसमानी जो बिजलियाँ गिरती है उनके द्वारा ही बनती है, उनके द्वारा ही उनका निर्माण होता है। इसीलिए अमेरिका जैसे महाद्वीप में जो मिट्टियाँ, यूएसए की बात कर लें हम, यूएसए में जो मिट्टियाँ हैं उनमें सर्वाधिक रूप से आपको नाइट्रोजन तत्व की प्रचुरता देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर टॉर्नेडो वगैरह जो है उनकी प्रचुरता बार बार देखने को मिलती है या अधिक होती है, और वो उनमें बिजलियाँ वगैरह है उनका निर्माण अधिक होता है, और जो धरती पे या पृथ्वी पे वहाँ पे ज़्यादा स्ट्राइक करती है और वहाँ पे उस मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की उत्पत्ति करती है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा कम होता है, टॉर्नेडो वगैरह हमारे यहाँ पे आती ही नहीं है, बहुत कम आता है। आते भी वो हैं जो हमारे चक्रवात, जो कि हमारे तटीय इलाकों में ज़्यादा आते हैं, मुख्य भूमि तक आते आते उनका जो जोर होता है वो कम हो जाता है, उनकी शक्ति कम हो जाती है, ठीक है, का पावर चला जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस मिट्टी के अंतर्गत जो हमारी पीठमयी मृदा है इसके अंतर्गत हम किस प्रकार की फसलों को बोते हैं या किस प्रकार की फसलों को नहीं बोते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो हमारी पीठ मृदा है इसके अंतर्गत हम, पीठ मृदा के अंतर्गत हम सूखे मेवे जैसे कि काजू, ठीक है, खजूर,
और मसाले प्रचुर मात्रा में उत्पादित करते हैं। ठीक है, केरल वगैरह हो गया, कर्नाटक वगैरह हो गया, आपका उड़ीसा वगैरह हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये ऐसे राज्य जहाँ पे हमको इस प्रकार की फसल प्रारूप देखने को मिलते हैं। मसाले हो गए आपके, काजू वगैरह हो गया, खजूर वगैरह हो गया, ठीक है, आपके मिर्च वगैरह हो गई, यहाँ पे इलायची वगैरह हो गई। इस प्रकार की फसलें हमको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ मात्रा में इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन भी किया जाता है, जिसे हम धान के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, चावल का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में अगर नहीं करेंगे, लेकिन जो मसाले वगैरह है, काजू वगैरह है, खजूर वगैरह है, मिर्च वगैरह जो है वो यहाँ पे, इलायची वगैरह है, लौंग वगैरह है, उनका उत्पादन हम यहाँ पे प्रचुर मात्रा में करते हैं। इसीलिए हमारे ज़्यादातर जो मसाले हैं वो दक्षिणी भारत से, मुख्य रूप से केरल हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, कॉफ़ी वगैरह जो है कर्नाटक वगैरह है, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, इन राज्यों से हमको प्राप्त होती है। ठीक है, काजू हो गई। इसीलिए जितने भी अपने भारत में जितने भी रॉ मटेरियल सूखे मेवे की बात कर रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल है वो दक्षिण भारत से ही आते हैं। हरे जो काजू होते हैं वो भी हमारे इधर से आते हैं, जिनको बॉईल करने के बाद में ये हमारे वाइट हो जाते हैं, जो हम खाते हैं ना, उस काजू की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैशू नट जिनको बोलते हो आप लोग। अगली जो हमारी मिट्टी आती है वो आती है वन मृदा के रूप में। कौन सी मृदा के रूप में? वन मृदा, फॉरेस्ट वन मृदा। ठीक है, तो जो हमारी वन मृदा है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कल पहले वाली क्लास में थोड़ा सा, कि कितनी मीटर की ऊंचाई पे ये जो मिट्टी है उसके जो क्षेत्र है वो हमको देखने को मिलते हैं। तो एक बार दोबारा से हम उसको रिपीट कर लेते हैं। पहले तो इसका क्षेत्र लिख देते हैं। ये लगभग 7.94% क्षेत्रफल पर देखने को मिलती है इसका विस्तार, और 3000 से लेकर 3100 मीटर 3100 मीटर की जो ऊंचाई होती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी हमारी देखने को मिलती है, जिसे हम फॉरेस्ट सोयल या वन मृदा के रूप में जानते हैं। इस मिट्टी में वनस्पति अवशेषों की प्रचुरता होती है। कौन से अवशेषों की प्रचुरता होती है? वनस्पति अवशेषों की प्रचुरता होती है। ठीक उसी प्रकार नाइट्रोजन तत्व की कमी इनमें भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये भी वही क्षेत्र है जहाँ पे हमारे तड़ित वगैरह जो है वो उसकी उत्पत्ति कम होती है। इसीलिए यहाँ पर भी नाइट्रोजन तत्व की प्रचुरता नहीं देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। इसीलिए इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो हमारे भारत में मुख्य रूप से अगर हम कहीं देखेंगे तो वो देखेंगे हमारे सह्याद्री, पूर्वी घाट तथा कुछ मात्रा में आपके यूपी, उत्तर प्रदेश। कौन से राज्यों में? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सह्याद्री हो गया आपका, पूर्वी घाट हो गया और उत्तर प्रदेश। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको वन मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी? वन या फॉरेस्ट सोयल हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इस मिट्टी में वही वनस्पति अवशेष या जैविक तत्वों की प्रचुरता होती है। इस मिट्टी में फास्फोरस की प्रचुरता भी देखने को मिलती है। कौन से तत्वों की? फास्फोरस तत्वों की। इसीलिए इस मिट्टी में हम लोग चाय, कॉफ़ी, कम मात्रा में होती है कॉफ़ी तो, लेकिन चाय का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा होता है। चाय हो गया, चावल हो गया, इस प्रकार की फसलों का उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं। कुछ जगहों पर गेहूं का उत्पादन भी किया जाता है।
अधिक मात्रा में नहीं होगा, लेकिन कुछ मात्रा में तो किया जाता है यहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन। अगर हम भारत में बात करें तो लगभग भारत के सभी राज्यों में कुछ मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। प्रचुर मात्रा की अगर बात करेंगे तो गेहूं का उत्पादन हमारे भारत में केवल जलोढ़ मैदानों में ही होता है, और वो भी मुख्य रूप से आपका यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली का कुछ क्षेत्र हो गया, और बिहार का क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, और अपने राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग हो गया। उत्तरी भाग के अंतर्गत जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह हो गए अपने उत्तरी पूर्वी, जैसे अपने जयपुर में भी होता ही है गेहूं का उत्पादन। तो इस प्रकार से हमारे भारत में गेहूं का उत्पादन लगभग सभी राज्यों में होता है, और लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी थोड़ी बहुत पैदावार कर ली जाती है या प्राप्त कर ली जाती है। लेकिन अगर मुख्य फसलों की बात करेंगे इस मिट्टी में तो चाय की फसल सर्वाधिक होती है। चाय और चावल की जो फसल है वो सर्वाधिक इस मिट्टी में देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि इसमें फास्फोरस वगैरह है उसकी प्रचुरता होती है, और वनस्पति तत्व वगैरह जो हैं, जैविक तत्व जो हैं वो भी इसमें प्रचुर होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन इसमें नहीं होते हैं। उसकी पूर्ति के लिए हम इसमें रासायनिक पदार्थ या रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उनका उपयोग करते हैं। लगभग भारत की सभी मिट्टियों में हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि जो हमारी जलोढ़ मृदा होती है उसमें भी हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, ताकि हमको हमारा जो फसल प्रारूप है वो अच्छी मात्रा में उत्पादन दे सके। जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश हो गए, बिहार हो गया, आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पर हमको लगभग जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। इसके बावजूद भी उपजाऊ मिट्टी है वो, इसके बावजूद भी वहाँ पर फसल प्रारूप में उत्पादन अधिक प्राप्त करने के लिए ये उर्वरक, रासायनिक उर्वरक डालने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम विगत कुछ वर्षों की बात करें तो इन वर्षों में हमारी जो मिट्टी का जो स्वरूप है, हम लोगों ने इन रासायनिक खादों से या उर्वरकों से उसको लगभग बिल्कुल ऊसर के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसीलिए आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह जो हैं और उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं उनकी मिट्टियाँ धीरे धीरे ऊसर होती जा रही है, क्षारीय होती जा रही है। अपने अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में लगभग टोंक की जो मिट्टी है वो क्षारीय या लवणीय ऐसी प्रकार से हुई है, क्योंकि हम लोगों ने रासायनिक खादों का उपयोग वहाँ पे ज़्यादा किया है। तो जिन जिन क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं उन क्षेत्रों में हमारे ऐसी ही प्रकार की मिट्टी परिवर्तित होती हुई दिखती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारी 8 मिट्टियों के प्रकार थे जो हमने पढ़े, लेकिन कुछ विद्वानों ने इनके अलावा भी मिट्टियों के वर्गीकरण दिए हैं। तो एक मिट्टी आपकी बच रही है, उसको मैं थोड़ा सा अलग से आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि पर्वतीय मिट्टी, थोड़ा बहुत कई बार पूछ लिया जाता है इसके बारे में। पर्वतीय मिट्टी, इसको हम देख लेते हैं एक बार। पर्वतीय मिट्टी, ठीक है, लगभग वन मृदा के समान ही होती है, लेकिन ये जो मिट्टी है, पर्वतीय जो मिट्टी है, ये हमारे भारत में हिमालयी क्षेत्रों में जैसे उत्तराखंड, एपी, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में, और इन क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर वगैरह है, उत्तर प्रदेश, तथा कुछ पूर्वी राज्यों में देखने को मिल जाती है। इस प्रकार की मिट्टियों में, पर्वतीय मिट्टियों में, वही फास्फोरस तत्व, फास्फोरस एवं वनस्पति अवशेष अधिक होते हैं। नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी इसमें भी देखने को मिलती है। नाइट्रोजन की कमी, इसके अंदर असम वगैरह भी आप ऐड कर लो, असम,
ठीक है। पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग वगैरह जो है पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों में हमको पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल, असम वगैरह है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, अरुणाचल लिख ही देता हूँ इसमें, है ना, अरुणाचल, ठीक है। इन क्षेत्रों में हमको ये पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है। इसमें फास्फोरस तत्व की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन तत्व की इसमें कमी होती है, इसलिए हमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके यहाँ पर भी वही सीढ़ीनुमा खेतों में चाय का और चावल का उत्पादन करते हैं। इसका उत्पादन करते हैं चाय का और चावल का। इसमें मुख्य रूप से आपके दार्जिलिंग वगैरह है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वगैरह, जलपाईगुड़ी वगैरह जो है, ठीक है, असम वगैरह है, वहाँ पे हमको ये देखने को मिलती है चाय का उत्पादन। इस प्रकार से हमारी ये जो मिट्टियाँ हैं हमारे भारत के ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, विभाग ने दिया है। अगर इससे आपको कोई भी तकलीफ समस्या वगैरह आती है तो आप नेक्स्ट क्लासों में इसके बारे में हम और अच्छी तरीके से बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी भारतीय मृदा जो है उसके वर्गीकरण का जो स्वरूप था वो हमने आज लिया है, जो कि हमारे भारत के ICAR या हिंदी में हम इसको बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 1986 में दिया गया। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा अभी तक उसको एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे भारत में जो मिट्टियों का जो वर्गीकरण है वो हमारे भारत के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देने का प्रयास किया है और 1986 में दिया था। और 1986 में देने के पश्चात इन्होंने भारत की जो मृदाएं हैं उन मृदाओं को 8 भागों में बांटने का प्रयास किया। कौन कौन से हैं वो आपको हमने पढ़े ही हैं। जैसे कि सबसे पहले जो नंबर 1 पे आती है वो आती है हमारी जलोढ़ मृदा। नंबर 2 पे जो आती है हमारी आती है काली, जिसको हम ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। नंबर 3 पे जो हमारी मिट्टी आती है वो आती है लाल पीली मिट्टी। उसके पश्चात जो हमारी नेक्स्ट मिट्टी आती है वो आती है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टियों के पश्चात जो हमारी आती है जैसे लेटराइट मिट्टी हो गई, लेटराइट मिट्टी के पश्चात हमारी लवणीय मृदा हो गई, लवणीय मृदा के पश्चात हमारी पीठमयी मृदा हो गई, और अंतिम जो हमारी 8वीं जो मृदा है उसे हम बोलते हैं वन मृदा, जो अभी हमने ठीक थोड़ी देर पहले अध्ययन की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये पूरी की पूरी मिट्टियों का जो स्वरूप है वो हमारे सामने आ जाता है। एक बार मैं दोबारा इनके नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इस बुक वगैरह में दी हुई होती है, लेकिन जब हमारी क्लास चल रही है तो क्लास में हम सीधे एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे कि जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मृदा, जिसे कि हम लोग काप मृदा भी कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारी आती है, अगली जो हमारी आती है वो आती है जलोढ़ मृदा, काप मृदा के बाद में काली मृदा, इसके बाद में आती है लाल पीली मृदा, ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं, दोबारा से रिपीटेशन कर रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है, कि कितनी हमारी 8 है, 8 कौन कौन सी है, क्योंकि आपने लिखा भी होगा, ऐसी बात नहीं है। लाल पीली मृदा, उसके बाद में आती है हमारी मरुस्थलीय या शुष्क, मरुस्थलीय या शुष्क मृदा, ठीक है। उसके बाद में हमारी आती है लवणीय मृदा, लवणीय मृदा के बाद में हमारी आती है लेटेराइट मृदा,
लेटेराइट मृदा। उसके बाद में हमारी आती है पीट मृदा, और अंतिम हमारी जो आती है वो आती है वन मृदा। इस प्रकार से ये जो 8 स्वरूप हैं वो हमने पढ़े हैं अभी आज, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें हमारी बोई जाती है उनको पढ़ा है। भारत के कौन से राज्यों में ये जो मृदाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, और इन मिट्टियों में कौन से जैविक तत्व होते हैं, कौन से नाइट्रोजन तत्व होते हैं नहीं होते हैं, उनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। इनका जो रंग है वो किस प्रकार से हुआ है, जैसे लाल मिट्टी है उसका रंग लोहे की अधिकता के कारण हुआ है, काली मिट्टी का रंग भी लोहे की अधिकता के कारण हुआ है। जलोढ़ मिट्टियाँ हैं उनको स्थानीय नाम 2 है, जिसको हम खादर और बांगर के नाम से जानते हैं। जैसे कि जो हमारी नवीन जलोढ़ मृदा है, बाढ़कृत मैदान से जो बनी है ताज़ा, उनको हम बोलते हैं खादर मृदा के नाम से। और जो पुरानी जलोढ़ है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है उसको हम बोलते हैं बांगर, ठीक है। स्थानीय नाम क्या हो गए, खादर और बांगर, ठीक है। ये रिपीट कर रहे हैं हम, ठीक है। काली मिट्टी है ये आपके ज्वालामुखी लावा से बनती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुड़ मृदा या रेगुड़ मृदा के नाम से हम इसको जानते हैं। कुछ जगह पे जहाँ पे कपास का उत्पादन होता है वहाँ पे इसको हम कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। इसमें वही लोहे की अधिकता होती है इसलिए इसका रंग काला होता है और ज्वालामुखी से बनती है। लाल पीली मिट्टी जो हमारी है उसमें भी हमारे लोह तत्व की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है। इसमें जो स्वरूप है, इस मिट्टी का जो स्वरूप है वो लोहे की अधिकता के कारण ही धीरे धीरे ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप हमको लाल दिखाई देता है। कुछ जगह पे पीला भी दिखाई देता है, इसका मतलब ये नहीं कि पीले रंग में ही होगी पूरी मिट्टी, वो नहीं है, ठीक है। लाल पीली मिट्टी के रूप में देखने को मिलती है। मरुस्थलीय जो मिट्टी हमारी है वो जल की कमी के कारण, शुष्कता के कारण हमको मरुस्थलीय रूप में देखने को मिलती है, शुष्क रूप में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि ये मिट्टी हमेशा से ऐसी थी तो ऐसे नहीं थी, पहले ये भी जलोढ़ मिट्टी का ही एक भाग थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में ये मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग हो गया, मध्य प्रदेश का भाग हो गया, इन भागों में धीरे धीरे जलोढ़ जो मृदा है उसका जलवायु परिवर्तन के कारण मरुस्थलीय मृदा के रूप में परिवर्तन हो गया, ठीक है। इसमें वही हमारे मोटे अनाज वगैरह बोते हैं जिनमें शुष्कता सहन करने की वो होती है, क्षमता होती है। उसके बाद में लवणीय मृदा जो आती है उसमें हमारी लवणीय मृदा के अंतर्गत क्षारीय मृदा को भी हम शामिल करते हैं। ये जो है, ये जो मृदा है ये हमारे महाराष्ट्र वगैरह हो गया, महाराष्ट्र का कुछ भाग हो गया, गुजरात का कुछ भाग हो गया, और राजस्थान का कुछ भाग हो गया, पंजाब का कुछ भाग हो गया, हरियाणा का कुछ भाग हो गया, वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे ही लेटराइट जो मिट्टी हमारी है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि आपको वापस हमारा जो है रिपीटेशन हो जाए। लेटराइट मिट्टी जो हमारी है इसमें आपको पता ही है कि ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जिन क्षेत्रों में पानी रहता है, तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे हमको देखने को मिलती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में वही हम लोग मसाले वगैरह हैं जैसे कि, ठीक है, और कुछ मात्रा में चावल वगैरह है वो बोते हैं, ठीक है। उसके बाद में पीट मृदा जो आती है हमारी, ये वही हमारे तमिलनाडु, उड़ीसा वगैरह, कर्नाटक वगैरह, महाराष्ट्र का कुछ भाग वगैरह जो है उन क्षेत्रों में ये मिट्टी हमको, उड़ीसा वगैरह उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ऐसे ही पीट मृदा जो है हमारी वो भी हमको देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलती है पीट मृदा? पीट मृदा हमको देखने को मिलती है उन क्षेत्रों में जहाँ पे जल प्लावन की स्थिति रहती है या पानी हमेशा भरा रहता है, जैसे कि तटीय भाग हो गए, कुछ मात्रा में उत्तराखंड में भी देखने को मिलती है, तमिलनाडु वगैरह हो गया, केरल हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ऐसे राज्यों में देखने को मिलती है। ऐसे वन मिट्टी जो हमारी है, वन मिट्टी जो हमारी है वो हमको लिखाया था हमने थोड़ी देर पहले कि 3000 से लेकर 3100 मीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलती है, और उन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है जिन क्षेत्रों में ये ऊंचाई लगभग ऊंचाई जो है वो लगभग 3000 से लेकर 3100 मीटर तक देखने को मिलती है। और इसलिए इस मिट्टी में फास्फोरस तत्वों की भी अधिकता होती है, और फास्फोरस तत्वों की अधिकता होने के कारण इसमें चाय की कृषि की जाती है, चावल की कृषि की जाती है, ठीक है। इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे
मिट्टियों के पश्चात नया टॉपिक हमारा होगा, वो हम कल उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है।